2001 एंटवर्प, बेल्जियम। सुबह की धुंध यूरोप के सबसे अमीर इलाके डायमंड डिस्ट्रिक्ट की सड़कों पर छाई हुई थी। यहीं हर रोज अरबों डॉलर के हीरे खरीदे और बेचे जाते थे। यहाँ के हीरे काफी चमकीले होते थे। इधर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन सब एक ही भाषा समझते थे, पैसे की भाषा। इस हीरे के एम्पायर के बीच एक किले जैसी बिल्डिंग खड़ी थी, जो बाहर से एक नॉर्मल ऑफिस लगती थी, जिसका नाम था एंटवर्प डायमंड सेंटर। एक 12 मंजिला इमारत जिसके अंदर छुपे राज छोटे छोटे देशों से भी ज्यादा कीमती थे, जिसके सड़क से 2 मंजिल नीचे दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट था। इस वॉल्ट की सिक्योरिटी 10 लेयर्स में थी। मोशन डिटेक्टर्स, थर्मल सेंसर्स, मैग्नेटिक फील्ड स्कैनर्स और सीज्मिक मॉनिटर्स। आखिरी दरवाजे पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन लॉक था जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा पॉसिबल कोड्स थे। अंदर 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में $100 मिलियन से भी ज्यादा के हीरे, सोना, ज्वेलरी और कैश रखा था। इसके सिक्योरिटी चीफ हॉनरी वैन डे ब्रांट गर्व से कहा करते थे कि इस वॉल्ट को लूटना नामुमकिन है, इसके लिए किसी को मजिशियन होना पड़ेगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त 2 मंजिलों पर एक मजिशियन अपना सबसे बड़ा जादू शुरू कर चुका था। इसी बीच लियोनार्डो नोटर बार्टोलो नाम का आदमी एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है। एक मिडिल एज्ड इटालियन आदमी जो महंगा सूट, हाथ में ब्रीफकेस और उसके फेस पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो एक बिजनेसमैन जैसा लगता था, लेकिन असल में वो इटली का सबसे मशहूर ज्वेलरी चोर था। एक ऐसा नाम जिसे ट्यूरिन पुलिस जानती थी, लेकिन कभी सबूत नहीं ढूंढ पाई। पिछले 20 सालों से वो ऐसे हाइस्ट्स कर रहा था जो नामुमकिन माने जाते थे। अब वो एंटवर्प पहुंच चुका था, उसी वॉल्ट के लिए जिसे लूटना नामुमकिन माना जाता था। लियोनार्डो नोटर बार्टोलो ने खुद को एक जेन्युइन जेम डीलर के रूप में पेश किया। उसकी बनाई हुई आइडेंटिटी इतनी परफेक्ट थी कि डायमंड मर्चेंट्स उसे प्राइवेट ऑक्शंस तक में इनवाइट करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने एंटवर्प डायमंड सेंटर के अंदर ही एक ऑफिस रेंट कर लिया, जो था स्वीट 478। इससे उसे उस बिल्डिंग में लीगल एंट्री मिल गई, जो असल में क्रिमिनल्स के लिए बंद होनी चाहिए थी। हर सुबह वो बैज स्वाइप करता, सिक्योरिटी को स्माइल देता और बिल्डिंग के रूटीन को ध्यान से ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे जो सिक्योरिटी सिस्टम्स चोरों को दूर रखने के लिए बने थे, वही उसके लिए एक नॉर्मल वर्क प्लेस बन गए। फिर इटली से उसने अपनी टीम को बुलाया। फेर्डिनांडो फेनोट्टो, जो सेफ्स तोड़ने का मास्टर माना जाता था, पेड्रो तवानो, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट जिसे कैमरास और सेंसर्स की गहरी समझ थी, और बेल्जियम से अलियो डेनोरियो, जो एंटवर्प के शहर और उसके अंडरग्राउंड नेटवर्क को अच्छी तरह जानता था। ये लोग अक्सर सेफ हाउसेस में मिलते और डिटेल में प्लानिंग करते। हर सिक्योरिटी लेयर को अलग नजर से समझा जाता, एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह। नोटर बार्टोलो डिस्क्रीट तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता, तवानो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का एनालिसिस करता और फेनोटो वॉल्ट के मैसिव दरवाजों और लॉक्स को स्टडी करता। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये सब्र, प्लानिंग और टीम वर्क का एक लंबे समय तक चला ऑपरेशन था। एंटवर्प के बाहर उन्होंने एक वेयरहाउस रेंट किया और वहाँ वॉल्ट के कॉरिडोर्स का एग्जैक्ट रेप्लिका बना दिया। हर मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस किया गया, इतनी बार कि सब कुछ मसल मेमोरी बन गया। लगभग 2 साल की तैयारी के बाद एक इम्पॉसिबल लगने वाली प्लानिंग धीरे धीरे रियलिटी बनने लगी। इस वॉल्ट को खोलने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि इंसानी एक्सेस भी जरूरी था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ साथ एक फिजिकल की चाहिए होती थी। ऐसी सिर्फ 3 कीज थीं जो ADDSC के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास रहती थीं, और वो उनके लिए बेहद कीमती थीं। एक रूटीन मीटिंग के दौरान जब डिपॉजिट बॉक्सेस पर बात हो रही थी, नोटर बार्टोलो ने कैजुअली अपनी की दिखाई और पूछा कि मैं सही पकड़ा हूं ना। सुपरवाइजर जैसे ही की को चेक करने के लिए झुका, उस पल का यूज करके एक हिडन कैमरा से की तस्वीर ले ली गई। पूरा काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो गया। बाद में उस एक इमेज के बेस पर काफी ट्रायल्स और खर्च के बाद एक ऐसी डुप्लीकेट की बनाई गई जो सिस्टम को असली जैसी ही लगती थी। वेयरहाउस धीरे धीरे वॉल्ट का पूरा शैडो वर्जन बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही सेंसर्स और लेआउट के साथ। टीम ने एंट्री के सीक्वेंस को इतनी बार रिपीट किया कि हर स्टेप सोचने की जरूरत के बिना ऑटोमेटिक हो गया। उनकी तैयारी पूरी थी। नोटर बार्टोलो लेजिटिमेट एक्सेस का यूज करके बिल्डिंग के अंदर जाने वाला था और बाकी क्रू सर्विस टनल से एंट्री करता। ये टनल्स महीनों की प्रैक्टिस के बाद डिटेल में मैप किए गए थे। टीम के टेक एक्सपर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स थे जो सिक्योरिटी सिस्टम्स को कंफ्यूज कर देते बिना किसी बैकअप अलार्म को ट्रिगर किए।
थर्मल सेंसर्स को टेम्परेरली ब्लाइंड करने के लिए हेयर स्प्रे का यूज किया जाता, जिससे एग्जैक्टली 12 मिनट का ब्लाइंड स्पॉट मिलता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर से मैग्नेटिक लॉक्स लगभग 7 मिनट के लिए डिसेबल हो जाते। कैमरास के साथ एक और ट्रिक थी, लाइव फीड की जगह खाली कॉरिडोर्स का पहले से रिकॉर्डेड फुटेज लूप पर चला दिया जाता। फिनोटो सेफ क्रैकिंग की लगातार प्रैक्टिस करता रहा। वो लॉक के टम्बलर मैकेनिज्म के छोटे छोटे डिफरेंसेस को फील करता, लगभग सुनाई न देने वाली क्लिक्स को पहचानता और टाइम डिलेड सिस्टम्स को बीट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग डेवलप करता। हर पॉसिबल प्रॉब्लम के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार था। अगर गार्ड जल्दी आ गया तो क्या, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्सपेक्टेड से अलग रिएक्ट करे तो क्या, अगर फॉल्स अलार्म पर पुलिस पहुंच जाए तो क्या। हर सिचुएशन के लिए एस्केप रूट्स प्लान किए गए थे। एंटवर्प के नीचे मौजूद टनल सिस्टम के थ्रू सिक्योरिटी सिस्टम्स की छोटी डिटेल्स तक एनालाइज की गई थी। वॉल्ट के वेंटिलेशन से एयर मूवमेंट मोशन सेंसर्स को इफेक्ट कर सकता था। बाहर सड़क पर चलती ट्रैफिक से फ्लोर वाइब्रेशन सीस्मिक सेंसर्स ट्रिगर कर सकते थे। हर रिस्क का सॉल्यूशन था और हर सॉल्यूशन मास्टर प्लान का हिस्सा। आगे इंटेलिजेंस से पता चला कि एक परफेक्ट मौका आ रहा है, जो था मिड फरवरी का लॉन्ग वीकेंड। इस टाइम बिल्डिंग की सिक्योरिटी रिड्यूस्ड होती है। डायमंड मर्चेंट्स इंटरनेशनल शोज के लिए शहर से बाहर होते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग काफी कम होते हैं। और फाइनली रॉबरी की तैयारी शुरू होती है। लास्ट मिनट इक्विपमेंट चेक होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स टेस्ट किए जाते हैं, एस्केप रूट्स कंफर्म होते हैं और सेफ हाउस लोकेशंस वेरीफाई की जाती हैं। हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करता है, टाइमिंग सीक्वेंसेस रट्टे जाते हैं और हर पॉसिबल सिनेरियो की प्रैक्टिस की जाती है। नोटर बार्तुलो ने अपना एलिबाई पहले ही तैयार कर रखा था कि रॉबरी के बाद उसे लोगों को क्या बताना है। नॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स, मर्चेंट्स से मुलाकातें, ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर पेपर ट्रेल, उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। 15 फरवरी 2003 रात के 11:47 एंटवर्प गहरी नींद में था। सर्द मौसम के बादलों ने चांद तारे छुपा रखे थे। डायमंड डिस्ट्रिक्ट में पूरा सन्नाटा था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी रूटीन पेट्रोल पर थे, उन कॉरिडोर्स में जो दुनिया की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। नोटर बार्तोलो अपना लेजिटिमेट की कार्ड स्वाइप करता है और मेन एंट्रेंस से एंटवर्प डायमंड सेंटर के अंदर चला जाता है। सिक्योरिटी कैमरास उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता। बस एक आदमी जो अपने रेंटेड ऑफिस में लेट नाइट काम कर रहा है। इसी दौरान बिल्डिंग के नीचे उसकी टीम सर्विस टनल्स के थ्रू मूव कर रही थी। वही रास्ते जो 2 साल की प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट तरीके से मैप किए गए थे। प्रो के पास हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था, जो लग्जरी कार से भी ज्यादा महंगा था, ताकि $1 मिलियन सिक्योरिटी सिस्टम्स को फूल किया जा सके। फिनोटो अपने साथ सेफ क्रैकिंग टूल्स लाया था, जो डेकेड्स के क्रिमिनल एक्सपीरियंस से रिफाइन हुए थे। आखिरकार वो सब एक प्री डिटर्मिन्ड पॉइंट पर मिलते हैं, सड़क से 2 मंजिल नीचे, वहां जहां मोशन डिटेक्टर्स हर कॉरिडोर को स्वीप करते थे। उनके लिए हर मूवमेंट, हर सेकंड पहले से याद की हुई प्लानिंग का हिस्सा था। क्रू एक स्पेशली तैयार किया गया स्प्रे यूज करता है, जो कुछ देर के लिए थर्मल सेंसर्स को कंफ्यूज कर देता है। सेंसर्स हीट डिटेक्ट करना बंद कर देते हैं और थोड़ी ही देर में स्प्रे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। इस छोटे से टाइम विंडो में उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए सिक्योरिटी के कुछ सिस्टम्स टेम्पररी डिसेबल हो जाते हैं, बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए। कैमरास पर लाइव फीड की जगह पहले से रिकॉर्ड की हुई फुटेज चलने लगती है, जिससे कंट्रोल रूम को कॉरिडोर्स बिल्कुल खाली दिखते रहते हैं, जबकि क्रू चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है। हर मूव पहले से प्लान किया हुआ होता है। वेयरहाउस में इस ऑपरेशन को बार बार रिहर्स किया जा चुका था। जब मोशन सेंसर स्कैन करते हैं, क्रू बिल्कुल वहीं रुक जाता है जहां उन्हें होना चाहिए, फिर कवरेज के गैप्स का फायदा उठाकर बिल्कुल क्लॉकवर्क टाइमिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जिसे खोलना नामुमकिन माना जाता था। एक मैसिव वॉल्ट डोर, मोटा स्टील, मल्टीपल लेयर्स की सिक्योरिटी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, मैकेनिकल सिस्टम्स, कोड्स और बायोमेट्रिक स्कैनर्स सब मिलकर एक परफेक्ट डिफेंस बनाते थे। लेकिन ये परफेक्ट सिक्योरिटी इस बात पर बेस थी कि कोई इतनी प्लानिंग, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज के साथ आएगा ही नहीं, और यही वो चीज थी जो इस इटालियन क्रू के पास थी। लीडर अपने इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को वॉल्ट के कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर के जरिए सिस्टम को एनालाइज किया जाता है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कोड के बीच छुपी छोटी कमजोरियां सामने आने लगती हैं। स्क्रीन पर डेटा स्क्रॉल होता रहता है। सिक्योरिटी का वो हिस्सा जो कभी फेल नहीं होना था, अब टेस्ट हो रहा होता है। हैक धीरे धीरे लेयर बाय लेयर आगे बढ़ता है। हर लेयर पिछली से ज्यादा एडवांस्ड होती है। ऐसे सिस्टम्स भी टूट जाते हैं जो मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड होते हैं, उन इक्विपमेंट के थ्रू जो ग्रे मार्केट में मिलता है, जहां गवर्नमेंट्स और क्रिमिनल्स दोनों एक्सेस रखते हैं। साथ ही फिनोटो मैकेनिकल सिस्टम्स पर काम करता है। उसकी उंगलियां स्टील पर आने वाली हल्की वाइब्रेशंस को महसूस करती हैं। वो मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो उन छोटी छोटी आवाजों को सुनता है जो बताती हैं कि लॉक सही डायरेक्शन में जा रहा है।
लॉक का कॉम्बिनेशन 100 मिलियन पॉसिबिलिटीज का था, लेकिन फिनोटो जानता था कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान छोटी-छोटी इम्परफेक्शंस रह जाती हैं और वही सटल डिफरेंसेस एक एक्सपीरियंस्ड हाथ को सही नंबर तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही सीक्वेंस पूरा होता है, वो धीरे से बोलता है और अगले लॉक्स पर शिफ्ट हो जाता है। ऑपरेशन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। बैकअप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फेल हो जाते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर्स गलत रीडिंग्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस हाई एंड इक्विपमेंट के कारण जो ऑफिशियली नहीं बल्कि सीक्रेट चैनल से खरीदा गया था। पेड्रो रिपोर्ट करता है कि फाइनल ओवरराइड शुरू की जा रही है। तभी वॉल्ट के 17 अलग-अलग लॉक्स एक-एक करके डिसएंगेज होने लगते हैं। मैकेनिकल बोल्ट्स भारी आवाज के साथ पीछे हट जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वैलिड एक्सेस समझकर सरेंडर कर देते हैं और फिर फाइनली उनके सामने $100 मिलियन का खजाना पड़ा होता है। मैसिव वॉल्ट का दरवाजा धीरे से बिना आवाज के खुलता है और क्रू को अपनी 2 साल की तैयारी, मिलियन यूरो का इक्विपमेंट और जिंदगी बर्बाद हो जाने का रिस्क सब कुछ इस पल में जस्टिफाइड लगता है। वॉल्ट की दीवारों पर 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस लगे हुए थे और हर एक बॉक्स के अंदर बेइंतहा दौलत भरी थी। हीरे, सोना, ज्वेलरी और कैश। फ्लोरेसेंट लाइट्स में ये सब किसी साइफाई ट्रेजर चेंबर की तरह चमक रहा था। टीम बिल्कुल मशीन जैसे काम करती है, उस प्रैक्टिस के साथ जो महीनों की रिहर्सल से आई थी। फिनोटो डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स पर काम शुरू करता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता हुआ। हर लॉक थोड़ी देर तक टिकता है, फिर हार मान लेता है। अंदर का माल उनकी सबसे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा होता है। हीरे स्पेशली डिजाइन कंटेनर्स में रखे जाते हैं, जिनके अंदर फोम लाइनिंग होती है ताकि स्क्रैच ना आए। गोल्ड और ज्वेलरी को केसेस में पैक किया जाता है, जिनका वेट अलग अलग कैरियर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेवी ड्यूटी बैकपैक्स में कैश भरे जाते हैं। बॉक्स दर बॉक्स पूरी जिंदगी की कमाई सामने आ रही थी। डायमंड मर्चेंट्स के रिटायरमेंट सेविंग्स, जनरेशन से संभाल कर रखी हुई ज्वेलरी और इमरजेंसी के लिए बचाया गया सोना। वॉल्ट अब एक सिक्योर स्टोरेज नहीं रहा था, बल्कि दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव ज्वेलरी स्टोर में बदल चुका था, जहां सब कुछ फ्री था और सिर्फ एक चीज की कीमत थी, और वो थी हिम्मत। 120 बॉक्स खुल चुके थे। फिनोटो बताता है कि टोटल वैल्यू उनके एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन से लगभग 40% ज्यादा है। टीम बिल्कुल 4 घंटे 17 मिनट काम करती है। ये टाइमिंग पहले से कैलकुलेट की गई थी ताकि सुबह आने वाली हाई सिक्योरिटी के आने से पहले ऑपरेशन खत्म हो जाए। धीरे धीरे वॉल्ट पूरी तरह खाली होता जाता है। उनके सामने लगभग $100 मिलियन का एक खजाना था। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को रिवर्स कर दिया जाता है और सिक्योरिटी सिस्टम्स वापस नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। थर्मल सेंसर्स पर लगाया गया हेयर स्प्रे बिना कोई ट्रेस छोड़े इवेपोरेट हो जाता है। कैमरा फीड फिर से लाइव हो जाती है और पहले से रिकॉर्डेड फुटेज रियल टाइम में बिल्कुल सीमलेसली मर्ज हो जाती है। वो लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। वॉल्ट ऊपर से बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड लगता है, जैसे वहाँ कोई आया ही ना हो। मोशन डिटेक्टर्स अपनी नॉर्मल स्वीप शुरू कर देते हैं। कॉरिडोर्स में कुछ भी अनयूजुअल नजर नहीं आता, जबकि कुछ ही देर पहले हिस्ट्री की सबसे बड़ी डायमंड रॉबरी हो चुकी होती है। नोटा बार्टोलो मेन एंट्रेंस से बाहर निकल जाता है। उसका लेजिटिमेट एक्सेस ही उसके लिए परफेक्ट कवर बन जाता है। सिक्योरिटी कैमरास उसकी एग्जिट रिकॉर्ड करते हैं। एक बिजनेसमैन जो लेट नाइट का काम खत्म करके चुपचाप निकल रहा होता है। क्रू एंटवर्प में अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है, बिल्कुल मिलिट्री प्रिसिजन के साथ बनाए गए एस्केप रूट्स पर। पहले से तैयार सेफ हाउसेज उनका इंतजार कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक जगहों पर सप्लाईज से भरे हुए, जहां क्रिमिनल्स कुछ ही घंटों में आम सिटीजन्स बन जाते हैं। सुबह होने तक लगभग $100 मिलियन के हीरे, सोना और ज्वेलरी उन चैनल्स में गायब हो चुके होते हैं जहां से उनका ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन फिर होती है एक ऐसी गलती जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देती है। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, एग्जीक्यूशन कमाल का था, एस्केप कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने दुनिया के सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स को हरा दिया था और उन इन्वेस्टिगेटर्स को भी आउटस्मार्ट कर दिया था जो खुद को अनकैचेबल क्रिमिनल्स पकड़ने में माहिर समझते थे। लेकिन परफेक्शन के लिए सक्सेस के बाद भी डिसिप्लिन जरूरी होती है। अक्सर कामयाबी लापरवाही लेकर आती है और वही लापरवाही कई क्रिमिनल्स के करियर्स को बर्बाद कर देती है। फर्नांडो फिनोटो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे जिंदगी भर हॉन्ट करता रहेगा। एक सबूत को डिस्पोज करने के जो एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें फॉलो करने के बजाय वो एंटवर्प के बाहर एक गांव की सड़क पर गाड़ी रोकता है और एक प्लास्टिक बैग फेंक देता है। उस बैग में खाने के कंटेनर्स, यूज हुए ग्लव्स, डीएनए लगे टेप के टुकड़े और हैंड रिटन नोट्स होते हैं। वो बैग 3 दिन तक सड़क के किनारे पड़ा रहता है।
फिर एक लोकल फार्मर को अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ अनयूजुअल कचरा दिखता है। वो उसके बारे में म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कंप्लेंट करता है। जब रूटीन क्लीन अप होता है तो वो बैग पुलिस के हाथ लग जाता है और ऑफिसर्स तुरंत समझ जाते हैं कि ये पोटेंशियल एविडेंस हो सकता है। बैग के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स को फोरेंसिक एविडेंस का पूरा भंडार मिलता है। कई लोगों का डीएनए, टेप और कंटेनर्स पर फिंगरप्रिंट्स और हैंड राइटिंग जो स्पेसिफिक लोगों से मैच की जा सकती थी। सबसे ज्यादा डैमेजिंग चीज थी डिटेल्ड नोट्स, जिनमें सिक्योरिटी सिस्टम्स और प्रोसीजर्स का जिक्र था। ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ टारगेट को बहुत करीब से जानता हो वही लिख सकता था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन अचानक फास्ट हो जाती है और एक इंटरनेशनल मैनहंट शुरू होता है। एक छोटी सी गलती ने जो एक परफेक्ट क्राइम लग रहा था उसे मल्टी कंट्री क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया, जिसमें 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स शामिल हो गए। बेल्जियन पुलिस ने इटालियन अथॉरिटीज, इंटरपोल और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम शुरू किया, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस पर नजर रखती हैं। डीएनए एविडेंस के बेस पर फेनोटो को कुछ ही हफ्तों में आइडेंटिफाई कर लिया गया। सर्वेलेंस से उसके बाकी क्रू मेंबर्स के साथ कनेक्शन सामने आने लगे, जिसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ने अनयूजुअल स्पेंडिंग पैटर्न्स दिखाए। अचानक आई हुई दौलत जो उनके शक को और गहरा कर देती है। कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स में भी सस्पिशियस बातें पकड़ी गईं, जिन्होंने डीपर इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई किया। नोटर बार्टोलो का जो लेजिटिमेट बिजनेस का फसाड था, वो भी स्क्रूटनी में टूटने लगा। उसकी रिपोर्टेड इनकम और उसके लैविश लाइफस्टाइल के बीच क्लियर इनकंसिस्टेंसी थी। टारगेट बिल्डिंग में ऑफिस रेंट करना, जो पहले एक क्लेवर कवर लग रहा था, अब वही एक स्ट्रॉन्ग सबूत बन चुका था। इटालियन पुलिस ने क्रू मेंबर्स के जुड़ी प्रॉपर्टीज पर रेड्स की। वहां उन्हें वॉल्ट तोड़ने में यूज हुए टूल्स मिले, सेफ क्रैकिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और डायमंड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाए गए स्पेशल कंटेनर्स। ये सारा फिजिकल एविडेंस सस्पेक्ट्स को हिस्ट्री के सबसे बड़े डायमंड थेफ्ट से सीधा जोड़ रहा था। और फिर अरेस्ट्स शुरू हो गए। जो परफेक्ट क्राइम लग रहा था, वही धीरे धीरे एक परफेक्ट डिजास्टर बन गया। सबसे पहले लियोनार्डो नोटारबार्टोलो को अरेस्ट किया गया। में अपने घर पर ब्रेकफास्ट करते वक्त उसे अरेस्ट कर लिया गया। बेल्जियन अथॉरिटीज ने उसके खिलाफ एक्सट्रेडिशन पेपर्स भेजे, जिसमें फोरेंसिक एविडेंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और विटनेसेस की टेस्टिमनी थी, जो उसे सीधे एंटवर्प हाइस्ट से जोड़ती थी। पेड्रो तवानो ने साउथ अमेरिका भागने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के चलते वो भी ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पासपोर्ट रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मॉनिटर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के जरिए उसे ट्रैक करके अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ एलियो ही फ्री रह गया। वो क्रिमिनल नेटवर्क्स में गायब हो गया, जहां सक्सेसफुल चोरों को फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। नोटर बार्टोलो को 2005 में 10 इयर्स की सजा सुनाई गई। 2009 में उसे पैरोल पर रिलीज किया गया। शर्त ये थी कि वो विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन देगा, जो उसने कभी नहीं दिया। 2013 में पेरिस के चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट पर पैरोल वायलेशन के चलते उसे फिर से अरेस्ट किया गया और उसने अपनी बाकी सजा 2017 तक पूरी की। फिनोटो, तवानो और डेनोरियो को 5 इयर्स की सजा सुनाई गई। साथ ही हर एक पर 5000 यूरो का फाइन लगा। लेकिन मिस्टीरियस किंग ऑफ कीज को ना कभी आइडेंटिफाई किया जा सका और ना ही पकड़ा जा सका। इतनी बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद चोरी हुए लगभग 95% डायमंड्स कभी रिकवर नहीं हो पाए। इस चोरी का सबसे बड़ा नुकसान उन छोटे डायमंड ट्रेडर्स को हुआ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था। उन्होंने दुनिया के सबसे सिक्योर वॉल्ट पर भरोसा किया था और वही भरोसा उनकी बर्बादी बन गया। नोटर बार्टोलो आज भी ये दावा करता है कि उसे एक मिस्टीरियस एलेसैंड्रो ने हायर किया था और ये पूरा केस एक इंश्योरेंस फ्रॉड था। लेकिन अथॉरिटीज को ऐसे किसी पार्टनर के होने का कोई सबूत कभी नहीं मिला। तो ये थी एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की पूरी कहानी। हिस्ट्री का सबसे बड़ा डायमंड थेफ्ट, जिसे हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है।